Hello everyone. Welcome to part 3 of your chapter number 2, that is acids, bases and salts. आज के इस पार्ट के अंदर हम बेसिस के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले बेसिस की डेफिनेशन पता कर लेते हैं कि बेसिस का मतलब क्या होता है। सो बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने अंदर हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करते हैं जब हम उन्हें वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं। ये अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। हमने जब एसिड्स पढ़े थे पिछले पार्ट के अंदर, वहां हमने ये पढ़ा था कि एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस थे जो वाटर के साथ मिक्स होने पर आपको आयन देते थे H पॉजिटिव का, या फिर हाइड्रोनियम आयन देते थे, दैट इज H3O पॉजिटिव आयन। बट अब अगर आप किसी बेस के साथ वाटर को ऐड करते हो तो अब आपको H पॉजिटिव आयन नहीं मिलेगा, अब आपको यहाँ पे मिलेगा OH नेगेटिव आयन, जिसका नाम है हाइड्रोक्साइड आयन। इसका एक रिएक्शन करके देख लेते हैं। मान लीजिए NaOH आपके पास एक बेस है, आपने उसमें वाटर को मिक्स किया है। जब आप इसे वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये सोडियम पॉजिटिव एक पार्ट ये आ जाएगा और दूसरा यहाँ पे ये रिलीज कर देगा आपको OH नेगेटिव आयन। सो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर के साथ एडिशन पर आपको रिलीज करके देते हैं OH नेगेटिव आयन, ये पहचान होती है कि वो सब्सटेंसेस क्या हैं, वो बेसिस हैं। अगर H पॉजिटिव रिलीज कर रहे हैं तो एसिड्स हैं, OH नेगेटिव रिलीज कर रहे हैं तो ये बेसिस हैं। ये अर्हीनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन है। ठीक है। नाउ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ आर ऑफ टू टाइप्स। दो कैटेगरी में हम इन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है स्ट्रॉन्ग बेसिस की और सेकंड कैटेगरी है वीक बेसिस की। स्ट्रॉन्ग बेसिस ऐसे बेसिस होते हैं जिन्हें जब आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं ये कंप्लीटली आयोनाइज कर देते हैं, अपने सारे के सारे आयंस को 100% ब्रेक कर देते हैं। तो ऐसे बेसिस कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मानो NaOH, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल है। आपने जब इसे वाटर के अंदर ऐड किया तो ये सोडियम आयन एज वेल एज OH नेगेटिव आयन में 100% ब्रेक हो जाएगा। आप इसमें ये एरो देख सकते हैं, सिंगल हेडेड एरो है, दैट रिप्रेजेंट्स की रिएक्शन टोटल कंप्लीशन की तरफ जा रही है। बट जब हम वीक बेसिस की बात करते हैं, यहाँ पे होता है पार्शियल आयोनाइजेशन। ये सेम डेफिनेशन वही है जो एसिड्स के केसेस में थी। वहां पे भी जो कंप्लीटली आयोनाइज करता था वो स्ट्रांग होता था, जो पार्शियली आयोनाइज करता था वो वीक होता था। यहाँ पे भी सेम डेफिनेशन अप्लाई होगी। तो एक वीक बेस का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक वीक बेस है। आप इसे जब वाटर के साथ ऐड करेंगे ये ब्रेक हो जाएगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो एरो यहाँ पे यूज होगा ये इस तरीके से डबल साइड एरो यूज होगा, जिसे हम इक्विलिब्रियम एरो भी कहते हैं। और ये एरो इस बात को प्रेजेंट कर रहा है कि जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा वो टेंडेंसी रखता है बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाने की। तो इसका मतलब जो आयोनाइजेशन है वो 100% नहीं हो रही है, ये आयंस फिर से मिलके वापस जाकर रिएक्टेंट्स को फिर से क्रिएट कर सकते हैं, एंड हेंस इट इज अ पार्शियल आयोनाइजेशन, और ऐसा बेस एक वीक बेस बन जाता है। ठीक है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ योर बेसिस। पहली प्रॉपर्टी क्या है बेसिस की, अगर अब आप इन्हें टेस्ट करके देखेंगे, डोंट टेस्ट इट, इट इज ओनली टू टेल यू दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेस्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सो बेसिस का जो टेस्ट है वो बिटर होता है। एसिड्स थे सारिन टेस्ट, खट्टे थे टेस्ट में, बट जो बेसिस है वो बिटर है, मतलब ये कड़वे हैं टेस्ट के अंदर। तो आपके बेसिस का टेस्ट रिकॉग्निशन क्या है, दैट दे आर बिटर। सेकेंड इज टच। अगर आप बेसिस को टच करते हैं तो वो सोपी एंड स्लिपरी इन टच फील होता है। आप जानते हैं जितने भी सोप्स जो हैं उन सब के अंदर बेसिस पाया जाता है। तो सोप्स का टच कैसा होता है, दे आर सोपी एंड स्लिपरी इन टच, एंड हेंस वी कैन से दैट बेसिस इसी नेचर के होते हैं। अब इसका नेचर कोरोसिव भी होता है। अगर आप बेसिस लेंगे जो कि स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे, जिनमें कंप्लीट आयोनाइजेशन होगी, आपने उन्हें डाइल्यूट करके वाटर के अंदर ऐड नहीं किया होगा, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होगा, तो ये अपनी नेचर में कोरोसिव हो सकते हैं, आपके स्किन के साथ टच करने पे बर्न्स भी कॉज कर सकते हैं। तो सिर्फ एसिड्स ही कोरोसिव नहीं होते, बेसिस का भी नेचर होता है दैट दे आर कोरोसिव, बट द कंडीशन इज दे शुड बी स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड दे शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड बेसिस। ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्शन ऑफ इंडिकेटर्स। अब हमें ये पता है जो इंडिकेटर्स हैं वो ये पहचानने में मदद करते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या गिवन सब्सटेंस बेसिक है।
तो यहाँ पर हम ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कलर चेंज के साथ कि ये एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर्स, आपको सबसे पहला इंडिकेटर है रेड लिटमस। रेड लिटमस ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, रिकॉग्नाइजिंग दैट द गिवन सब्सटेंस इज एक्चुअली योर बेस। और अगर आपने ब्लू लिटमस लिया है तो ब्लू लिटमस ब्लू ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, अगेन रिकॉग्नाइजिंग दैट इट इज अ बेस। अगर आप फेनोफ्थलीन इंडिकेटर लेते हैं, फेनोफ्थलीन के केस में वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा, रिकॉग्नाइजिंग दैट इट इज अ बेस। एंड इफ यू टेक टर्मरिक, योर फोर्थ इंडिकेटर, ये कन्वर्ट हो जाता है रेड कलर में, इंडिकेटिंग दैट द गिवन सब्सटेंस इज अ बेस। मिथाइल ऑरेंज का कलर बेसिस के साथ येलो हो जाता है, अगेन इट रिकॉग्नाइज दैट द गिवन सब्सटेंस इज अ बेस। तो ये कलर चेंजेस हम इंडिकेटर वाली वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप उसको फिर से एक बार देख सकते हैं, और एल्स आप यहाँ पे कंसाइज्ड वे में भी इसको फिर से एक बार रिकॉल कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ योर बेसिस। अब बेसिस को किसी किसी चीज के साथ रिएक्ट करके हमें चेक करना है कि हमें क्या मिलेगा। तो आपके बेसिस जो हैं, जब वो मेटल्स के साथ रिएक्ट होते हैं, ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस आपको प्रोड्यूस करके देते हैं। ये सेम रिएक्शन एसिड्स के साथ भी था, उन्होंने भी जब मेटल के साथ रिएक्शन किया था तो सॉल्ट और H2 गैस दी थी। चलो इसका रिएक्शन देखते हैं। मेटल मान लीजिए हमने ले लिया जिंक, बेस इसके साथ ले लेते हैं NaOH, हमने बेस ले लिया। अब ये एक सॉल्ट बनाता है, ध्यान रखेंगे ये सॉल्ट जो बनाता है आपको इसको याद करना पड़ेगा, दैट इज सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, ये इसका सॉल्ट बनता है, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। और इसके साथ साथ ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज आउट कर देता है। अब आपको हाइड्रोजन गैस का टेस्ट जो था वो मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था। आप क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं, किससे, सोप सॉल्यूशन से पास करते हैं। वहां पे आपको निकलेंगे कुछ बबल्स, और उन बबल्स के ऊपर जब आप बर्निंग मैचस्टिक को लेकर आएंगे, वो आपकी पॉप साउंड के साथ एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बुझ जाएगी, और ये आपका डिटेक्शन टेस्ट हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए। अब इसकी सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। हम एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड लेते हैं, जैसे कि CO2। कार्बन एक नॉन मेटल है और उसकी ऑक्साइड बनती है CO2। इसको बेस के साथ ऐड करते हैं। अब हम अपना बेस चेंज कर लेते हैं, आप कोई भी बेस ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ऐसा कैसे बना है, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड की होती है OH-1। तो यहाँ पे अगर 2 और यहाँ 1 वैलेंसी है, इसे क्रॉस करने पे ये आएगा CaOH ट्वाइस। ओके, दैट इज वाई ये फॉर्मूला CaOH ट्वाइस है। इन दोनों को जब आप आपस में रिएक्ट करेंगे, ये आपके पास एक सॉल्ट बनाएगा। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से एक सॉल्ट बनेगा, प्लस यहाँ पे वाटर जो है वो रिलीज आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन होता है जब आप नॉन मेटालिक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। आपको कोई भी सॉल्ट मिलता है, जो भी आपने यहाँ पे पॉजिटिव पोर्शन लिया हुआ है उस बेस का, और उसके साथ साथ आपको वाटर मिल जाता है। तो ये आपके दो रिएक्शंस थे जो आपको बेसिस के लिए याद रखने हैं। अच्छा, इसमें एक थर्ड रिएक्शन आपका वही रिएक्शन है जो हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी कर लिया है, कि अगर आप एसिड्स के साथ बेसिस को ऐड करते हैं तो ये आपको सॉल्ट प्लस वाटर देता है, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हमें पीएच के ऊपर जाना है, मतलब अब हमें स्ट्रेंथ समझनी है एसिड्स और बेसिस की। स्ट्रेंथ का मतलब है कि आपके जो एसिड्स या बेसिस हैं वो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आते हैं या वो वीक की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसा आपको कैसे पता लगेगा, आपके पास एक पीएच स्केल होता है जहां पे आप कलर से एक पर्टिकुलर नंबर पर आते हैं, और वो नंबर आपको स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। आप यहाँ पे एक डायग्राम देख पा रहे हैं। देखो इस डायग्राम के अंदर क्या है, एक जब 0 वैल्यू के ऊपर हम है, तो 0 वैल्यू पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रेड कलर है। धीरे धीरे ये रेड से ऑरेंज हुआ, ऑरेंज से येलो हुआ, येलो से ये ग्रीन की टोन्स में गया। 7 पे आकर ये कलर हो जाता है ग्रीन, और फिर ये चलता है ब्लूज की तरफ कलर, और 14 पे आकर ये कलर हो जाता है डार्क वायलेट कलर। ठीक है, अब इसके अंदर जो ये 0 से लेकर 6 pH तक अगर मैं बात करूं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यहां पे ये आपके एसिड्स होते हैं। और अगर हम बात करें 8 pH से लेकर
14 pH तक, तो ये आपके बेसिस होते हैं या एल्कलीज होते हैं। एल्कलीज मैंने आपको पहले भी बताया है, ऐसे बेसिस जो पानी में घुल जाए उन्हें हम एल्कलीज बोलते हैं। सो 0 to 6 का स्केल होता है एसिड का, 8 to 14 का स्केल होता है बेसिस का, और ये जो 7 नंबर दिया गया है ये स्पेशली न्यूट्रल सब्सटेंसेस को दिया गया है। वाटर इसका वन ऑफ द एग्जांपल है, ठीक है। अब आप यहां मान लीजिए मैंने आपको एसिड बोला 0 to 6, और अब मैं आपको बोल रही हूँ कि एक गिवन एसिड है, अननोन एसिड है, उसका पीएच 5 है, तो बताओ वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, ठीक है। तो जितना न्यूट्रल के पास आप होंगे उतना वो एसिड, और जितना अगर बेस न्यूट्रल के पास होगा उतना वो बेस, ये हो जाएंगे वीक एसिड्स और बेसिस। और जितना आप इस न्यूट्रल से दूर होंगे, मतलब आप अगर 13 14 पे हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और अगर आप 0 1 2 की कैटेगरी में हैं ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। तो न्यूट्रल है सेंटर में, जितना उससे दूर बेस जाता रहेगा वो स्ट्रॉन्ग होता रहेगा, जितना उससे दूर एसिड जाता रहेगा वो स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। सो ये तरीका होता है स्ट्रेंथ को पहचानने का। आपको गिवन मान लो मैंने आपको एक अननोन सब्सटेंस दे दिया, तुम्हें नहीं पता वो एसिड है या बेस है, आप क्या करोगे, आप उसके अंदर जो पीएच का एक सॉल्यूशन होता है उसकी फ्यू ड्रॉप्स डालोगे, वो कलर चेंज शो करेगा। फिर उस कलर चेंज को आप, ये जो स्ट्रिप है ये आपको लैब में मिल जाती है, कलर्स होते हैं इसके ऊपर ड्रॉ किए हुए और कलर फिल किया होता है उसके ऊपर, एंड आप उसको उस जो सॉल्यूशन में कलर आया उससे मैच करते हैं, उससे आपको एक पर्टिकुलर नंबर मिलता है। उस नंबर से आपको ये समझ आता है, ये जो नंबर्स है ना 0 से 14, आप यहाँ पे कलर मैचिंग करेंगे और आपको फिर समझ आ जाएगा कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या वीक एसिड या वीक बेस है। तो आप इस तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। पीएच स्केल का ये फायदा है। देखो लिटमस पेपर सिर्फ ये बताता था कि रेड आया तो एसिड होता था, ब्लू आया तो बेस होता था, वो ये नहीं बताता था कि आपका एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो पीएच स्केल लिटमस पेपर की आप कह सकते हो एक तरीके से इंक्रीमेंट है, आपको यहाँ पे ये भी पता लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में है या वीक की कैटेगरी में। सो इट इज मच बेटर टू यूज अ पीएच पेपर इंस्टेड ऑफ अ लिटमस पेपर। अब जब हम स्ट्रेंथ की बात कर ही रहे हैं, तो ऐसी क्या चीज है जो कलर चेंज करती है पीएच सॉल्यूशन के साथ। देखो जब हम पीएच की बात करते हैं, पीएच में जो पी वर्ड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है पोटेंस, ठीक है। पोटेंस वर्ड का मतलब होता है पावर, आपकी उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में कितनी पावर है, और ये एच प्रेजेंट करता है एच पॉजिटिव आयन को। अब अभी मैंने आपको ये बताया कि जब आप 0 से 6 के स्केल पे हैं, और 0 से 6 के स्केल पे आपके पास थे यहाँ पे एसिड्स, तो आप मुझे बताइए एसिड कौन सा आयन रिलीज करते थे, ये करते थे एच पॉजिटिव आयन रिलीज। इसका मतलब जब आप यहाँ की कैटेगरी में होंगे, इवन जब आप 0 1 2 की कैटेगरी में होंगे, वहां ज्यादा एच पॉजिटिव होगा, धीरे धीरे वो एच पॉजिटिव कम होता चले जाएगा 7 तक जब आप पहुंचेंगे। आप इस डायग्राम में देखिए, जो इस यहाँ पे मैंने एक पिक्चर अटैच की है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एच पॉजिटिव, ये जो ब्लू पोर्शन है ये एच पॉजिटिव आयन को प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ जब 0 के आप स्केल पे हैं तो ये एच पॉजिटिव बहुत ज्यादा है, 1 पे ये थोड़ा सा कम हुआ, 2 पे ये इससे थोड़ा सा कम हुआ, धीरे धीरे करते करते आप 7 पे देखेंगे एच पॉजिटिव काफी ज्यादा कम हो गया। अब जब आप 7 से आगे बढ़ रहे हैं, बेसिस की कैटेगरी में जा रहे हैं, तो ये एच पॉजिटिव और कम होता जा रहा है, और जाते जाते 14 पे ये बहुत ही मिनिमम हो जाता है, ठीक है। और ओ एच नेगेटिव नीचे वाला पोर्शन है, जो व्हाइट पोर्शन है इस डायग्राम का, 14 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन है ज्यादा, और धीरे धीरे ये क्या होती जा रही है, जैसे जैसे आप पीछे हटते जा रहे हैं ये कम होती जा रही है, और जैसे जैसे आप एसिड की कैटेगरी में 6 5 4 3 2 1 में आते आते ये बहुत ज्यादा कम हो गया है। इस डायग्राम से आप एक बात कंक्लूड कर सकते हैं, जब आप 14 नंबर पे थे, मैं इसको इरेज करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ, आप एक और बार इसको देख लीजिए। जब आप 14 नंबर पे थे, आप देख पा रहे हैं अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा एच पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन शो हो रहा है। इसका ये मतलब है बेसिस के अंदर ऐसा नहीं होता कि 100% वो एच नेगेटिव आयंस होते हैं, देयर आर स्टिल वेरी माइन्यूट अमाउंट ऑफ एच पॉजिटिव आयंस दैट आर प्रेजेंट इन बेसिस ऑल्सो, ठीक है। बट पहचानने का तरीका क्या है, जब ओ एच नेगेटिव मैक्सिमम होगा देन इन दैट केस इट इज अ बेस। अब इसकी कुछ एप्लीकेशन है। पीएच एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी डे टू डे लाइफ का। अगर आप पीएच के बारे में जानते हैं, आप अपने बहुत सारे काम बहुत इजीली कर सकते हैं। आप अपनी ह्यूमन बॉडी की बात कर लीजिए, ये एक डायग्राम यहाँ पे मैंने लिया है आपके लिए। ब्रेन पीएच देखेंगे 7.1, हार्ट 7 to 7.4, ब्लड का 7.35 to 7.4,
आर्टरियल ब्लड का 7.4 से 7.45। आप यहाँ नोटिस कर पा रहे हैं आपकी बॉडी के हर ऑर्गन के अंदर जो जनरल पीएच आपकी बॉडी का है वो 7 से 7.8 की कैटेगरी के बीच में रहता है। अगर ये पीएच फ्लक्चुएट होता है एसिडिक या बेसिक मीडियम में, तो यहाँ पे टॉक्सिसिटी की वजह से ऐसा होता है और ये आपकी बॉडी के पीएच को खराब कर देता है और आपको फिर होती है एलिमेंट्स, आपको होते हैं फिर डिजीजेस। ठीक है, तो बॉडी का पीएच कितना होता है 7 to 7.8। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड एंड नो। एंड देन सेकेंड एग्जाम्पल, और डे टू डे लाइफ में और क्या इसका एग्जाम्पल है, अदर एनिमल्स पे जाते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सारी फिशेस जो हैं ये मर चुकी हैं और ये पानी के ऊपर आके फ्लोट कर रही हैं। अच्छा, ये कैसे मरी? क्योंकि जब हुई एसिड रेन, तो एसिड रेन की वजह से इस वाटर बॉडी का पीएच जो था वो लोअर चला गया। एसिड मतलब 7 से नीचे की तरफ चला गया। तो इसने क्या कर दिया, वहां के पूरे एनवायरमेंट को एसिडिक कर दिया एंड हेंस ये फिशेस जो हैं ये उस चीज को नहीं झेल पाई एंड हेंस आप ये मर गई एंड हेंस ये फ्लोट करके ऊपर आ गई हैं। सो एसिडिक रेन इज वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक इन टुडेज वर्ल्ड बिकॉज हम इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं जिसकी वजह से ये एसिड रेन कॉज हो रही है। ये आपकी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रही है, आपकी एनिमल्स और हैबिटेट को ये साथ साथ डिस्ट्रॉय कर रही है। नेक्स्ट, पीएच आपके प्लांट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो फार्मर होते हैं वो जब भी उसने क्रॉप ग्रो करनी होती है सॉइल के अंदर, सबसे पहले सॉइल का एक सैंपल लेके उसका पीएच टेस्ट किया जाता है। कैसे टेस्ट करोगे पीएच? थोड़ा सा आप सॉइल लेंगे किसी भी बर्तन के अंदर, टेस्ट ट्यूब तो ऑब्वियसली खेत में नहीं मिलेगी, तो किसी भी मग के अंदर, जैसे मान लो आपने थोड़ी सी मिट्टी ले ली, इसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी डाल लिया और इसको छान लिया, किसी भी छन्नी से आपने इसको छान लिया। जो आपको वहां पे वाटर मिला उसके अंदर आपने उसका थोड़ा सा यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल के उसका पीएच चेक कर लेते हैं। जो साइंटिस्ट होते हैं खेतों में जाते हैं वो इस चीज को चेक करके बता देते हैं कि आपके खेत का जो पीएच है वो ज्यादा है या कम है, एसिडिक है या बेसिक है। देखो, जनरली आजकल के केस में हम बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं। पहले तो क्या होता था, गोबर से जो खाद बनती थी वो खेतों में डाल दी जाती थी, उससे पीएच डिस्टर्ब नहीं होता था। बट अब हम डाल रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स। ये आपकी सॉइल के जो पीएच है उसको एसिडिक कर देता है, जिसकी वजह से अब जो अगला क्रॉप ग्रो करोगे वो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा वो पौधा। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, आपने नोटिस भी किया होगा अगर आपने किसी फील्ड को देखा होगा, व्हाइट कलर का जो चूना होता है उसको स्प्रेड कर दिया जाता है खाली खेत के ऊपर। अब चूना क्या है, इट इज एक्चुअली बेसिक इन नेचर, क्विक लाइम है, वो बेसिक होता है नेचर में। तो वो उस एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज कर देता है और आपके पीएच को वापस से न्यूट्रल ले आता है। सो दिस इज वन ऑफ द वे, वन ऑफ द एप्लीकेशन जहां हम पीएच ऑफ सॉइल को चेक में रख के फिर अपनी अगली क्रॉप ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने अभी आपको बताया ह्यूमन बॉडी का पीएच 7 to 7.8 की रेंज में रहना चाहिए, एक्सेप्ट वन ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, दैट इज योर स्टमक। स्टमक के अंदर खाना पचता है, डाइजेस्ट होता है, वहां पे कुछ गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं और अगर मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वहां पे रिलीज होता है। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड जिसका पीएच 1.2 के करीब रहता है। अगर अब आप तला भुना खाना खाएंगे तो ये जो पीएच है ये और ज्यादा फॉल हो जाएगा और हेंस ये आपको एसिडिटी कॉज कर देगा। अब अगर एसिडिटी कॉज हो गई है, एसिडिटी के इफेक्ट को कौन तोड़ता है? बेस तोड़ता है। तो इसलिए आप कोई ना कोई एंटा एसिड, जो कहते हैं ना गैस की गोली खा लो, वो गैस की गोली क्या है, वो एक्चुअली एंटा एसिड है, उसके अंदर बेस पाया जाता है, उसके अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है जो कि एक बेस है जो उस एसिड रिफ्लक्स को बैलेंस करता है एंड हेंस आपकी एसिडिटी से आपको बचाता है। ठीक है, तो जितनी भी गैस की गोलियां होती हैं या जो आपकी डाइजीन होती है ये सब एंटा एसिड्स है। एंटा एसिड मतलब एसिड के इफेक्ट को जो एंटा करे, कट करे। सो दोज आर एंटा एसिड, ये इनकी एसिडिटी के रिलीफ के लिए यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट कम इन योर टूथ डीके ऑल्सो पीएच प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपकी जो टूथ है इसके जो टीथ का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है इसको इनेमल बोलते हैं। और अगर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, इनेमल पूरे ह्यूमन बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है जो कि बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। ये आपके पीएच 5.5 को झेल सकता है, मतलब आपकी माउथ का जो पीएच रहता है वो जनरली थोड़ा सा एसिडिक, दैट इज 5.5 रहता है। बट जब हम बहुत ज्यादा रोज सारे दिन में खाना खाते हैं, बैक्टीरिया हमारे दांतों पे आके फिर एक्ट करते हैं
और वो इस पीएच को नीचे ले जाते हैं 5.5 से। अगर ये पीएच 5.5 से नीचे चला जाता है, एसिडिक चला जाता है, तो आपके टीथ जो हैं अब वो डिके करने लग जाते हैं, आपके दांत सड़ने लग जाते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, रोज कहते हैं ना दिन में 2 बार ब्रश करो। अब ब्रश करने से क्या होगा, आप जो इसके अंदर टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, ये टूथपेस्ट बेसिक होती है नेचर में। ठीक है, ये टूथपेस्ट जो है ये बेसिक है नेचर में, और बेस क्या करेगा, उस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा एंड हेंस आपके दांतों को टूथ डिके से बचा लेगा। सो हेंस वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे। देन नेक्स्ट, आपके कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो सेल्फ डिफेंस में एसिड का यूज करते हैं, पीएच का यूज करते हैं। जैसे कि अगर कभी आपको मधुमक्खी काट ले, या कभी आपको वो लाल वाली चींटी काट ले, तो आपको बहुत ज्यादा खारिश होती है या फिर बर्निंग सेंसेशन कॉज होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हनी बी और एंड्स आपकी बॉडी में एसिड को रिलीज कर देती हैं जब वो आपको काटती हैं। अब करें क्या, अब ऐसा तो नहीं कि आपके नजदीक में कोई लैब होगी और वहां जाओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड उठाओगे, ऐसा नहीं होगा। आप अपनी किचन में जाएंगे सिंपली, और वहां पे आप ढूंढेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एक बेस होता है, और आप थोड़ा सा बेस लेके उसको अगर आप उस जगह पे रब कर देंगे, तो वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का काम करेगा, क्योंकि आपकी बॉडी या आपकी स्किन के अंदर इजेक्ट हुआ है एसिड। बेकिंग सोडा रब होने से एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और आपको रिलीफ मिलेगा उस बर्निंग सेंसेशन से। सो दिस इज वन ऑफ द वे। ठीक है, कई बार अच्छा ऐसे भी बोलते हैं कि अगर मधुमक्खी काट ले उसके ऊपर लोहा रगड़ लो। तो लोहा क्यों रगड़ते हैं, अगेन आपने पढ़ा है कि मेटल हो गया आपका, लोहा जो आपने बोला कि रगड़ लो, और अगर एसिड जो है मधुमक्खी के काटने से हुआ, मेटल प्लस एसिड आपको पता है अगेन ये क्या बना देगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जैसे ही वो उसका एसिड का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका वो जो बर्निंग सेंसेशन है वो भी यहाँ पे सेव हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट कम्स इंपॉर्टेंस इन प्लांट्स ऑल्सो। आपके कुछ प्लांट्स भी बहुत समझदार हैं। आपने एक प्लांट का नाम सुना होगा, हिंदी में इसको बिच्छू बूटी कहते हैं, और इसका इंग्लिश में नाम है निटल लीव्स। तो यहाँ पे ये निटल लीव्स का प्लांट है, जनरली जब आप हाइकिंग वगैरह में जाते हैं वहां पे ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये अगर आपकी स्किन के साथ टच हो जाए, अगेन ये बर्निंग सेंसेशन कॉज करता है, बहुत ज्यादा खुजली होती है आपको उस जगह पे। क्यों, क्योंकि ये लीव्स रिलीज करते हैं मिथेनोइक एसिड। अगेन एसिड है, आपकी बॉडी के साथ टच होगा, पीएच नीचे गिराएगा और आपको बर्निंग सेंसेशन कॉज होगी। अब क्या करोगे, जंगल में जाके तो बेकिंग सोडा भी नहीं मिलेगा। अब इसका इलाज नेचर ने आपके लिए खुद से दे रखा है। जहां भी ये नीटल लीफ उगता है उसके बिल्कुल साथ में आपको एक और प्लांट मिलता है जिसका नाम है डॉक प्लांट। अब ये डॉक प्लांट है बेसिक नेचर में, तो आप देख पा रहे हैं जैसे यहाँ एक बच्चा ही इस डॉक प्लांट के लीफ को अपने पैर पे रगड़ रहा है। तो इससे क्या होगा, एसिड को ये न्यूट्रलाइज करता है, डॉक प्लांट में बेस होता है, ये इसको न्यूट्रलाइज करता है, दोनों का रिएक्शन गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर, अगेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और वो बर्निंग सेंसेशन काफी हद तक ठीक हो जाती है। ठीक है, तो ये एक तरीके से नेचुरल रेमेडीज हैं आपके पास, जहां पे जिस चीज की रिक्वायरमेंट है आपको उसकी रेमेडी वहां पे मिल जाएगी। सो दैट वॉज ऑल अबाउट पीएच एंड द बेसिस। अब इसका एक फोर्थ पार्ट में और लेकर आऊंगी जिसके अंदर हम सारे सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो चाहिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, एक वीडियो पार्ट 5 में वो भी आपके लिए लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।